बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाई गई जश्न आज़ादी और भारत में 15 अगस्त मनाई गई वो उनका जश्न आज़ादी। और दोनों में फ़र्क जो हम वीडियो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो एक वाज़ेह फ़र्क है जो वहाँ से और यहाँ से अलग अलग पिक्चर पेश करता है। पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ निगाह या जो मरकज़ी हैसियत जिस शख्सियत को मिली तकरीबात के अंदर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, एक सरकारी मुलाजिम, एक फ़ौजी ऑफिसर जिसने रिटायर हो जाना है और जो एक्सटेंशन के ऊपर है। जबकि भारत में जो मरकज़ निगाह था या जिसे मरकज़ी किरदार कहा जा सकता है, वो वहाँ का मुंतखब वज़ीर आज़म था। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और भारत में, और यही फ़र्क पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया। इस फ़र्क को अगर हम ख़त्म कर देते ना, तो आज पाकिस्तान भी आगे निकल जाता, बांग्लादेश की तरह, भारत की तरह। बहुत सारे लोगों को जब हम ये कहते हैं ना, शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए बहुत सारे मैदानों में। अब लोग ये कहते हैं कि भारत क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इसलिए उसको आगे जाना ही था। तो ज़रा कंपैरिजन मैं आपके सामने एक रख देता हूँ। भारत और पाकिस्तान का अगर आप मवाजना करें ना रकबे के लिहाज से, तो भारत 4 गुना बड़ा है, 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का मवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, यानी लगभग 5.5 गुना भारत पाकिस्तान से आबादी के नुक्ता नज़र से बड़ा है और 4 गुना रकबे के नुक्ता नज़र से बड़ा है। अब ज़रा देखें कि इकॉनमी के नुक्ता नज़र से भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है। भारत के कौमी ख़जाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर्स हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी ख़जाना। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फ़र्क है। और ये जो फ़र्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फ़र्क है, 35.6 गुना का ये फ़र्क है। यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज़्यादा है, जबकि जो कौमी ख़जाने में पैसे पड़े हुए हैं उनके एतबार से वो 36 गुना पाकिस्तान से आगे है। अब ये तो हमारी नालायकी है ना, हमारा निकम्मापन है। फिर अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितने, जब बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान से आगे है, ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। पाकिस्तान के बाद 20 अरब डॉलर है तो बांग्लादेश के बाद लगभग 36 अरब डॉलर से ज़ायद है। एक्सपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई मुल्क कितनी चीज़ें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स है भारत की बरामदात, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है, यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं, वैसे हम चौधरी बने रहते हैं। यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं। ये जो तमगे बांटते हैं ना हम हर साल, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं, इनकी रेशो पता है क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 5.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से 1500 के करीब हमने बांटे हैं, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे हैं। ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजार ही लगा दिया तमगों का। अच्छा, जो शख्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट करता है, चाहे अपनी खबर के जरिए करे, चाहे अपने रिश्तेदारों के जरिए करे, चाहे अपने लोगों के जरिए करे, चाहे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए करे, या जैसे भी करे, जो शख्स या डंडे के जोर के ऊपर करे, अपनी बंदूक के साथ करे, जो शख्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट करता है ना, उसको ये अवार्ड दे देते हैं कि सदारती अवार्ड दे दो, कौमी अवार्ड दे दो, ये निशान दे दो, ये इम्तियाज दे दो, ये तमगा पहना दो इसको। ये हर उस शख्स को नवाजते हैं जो इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए सही या गलत काम कर रहा है।
दूसरी तरफ वो जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं, वो पुलिस वाले जो जानें कुर्बान कर रहे हैं, वो पुलिस वाले जो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, वो फोर्सेस के लोग जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को भी इनाम नहीं मिलता। ये सिक्योरिटी फोर्सेस में भी ज्यादती हो रही है कि जो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर कौम को बचाने के लिए और मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को अवार्ड नहीं मिल रहे, उन लोगों को एजाजात नहीं मिल रहे। एजाजात मिल रहे हैं उनको जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या इमरान खान को कुचलने में किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि यहां पे जान का खतरा भी कोई नहीं है। पीटीआई ने कौन सा आगे बम मार देना या बैरिस्टर गौर ने बम बांध के खुदकुश हमला कर देना, ये तो होना नहीं। वो एक इन्होंने बंदा मार दिया, मोहम्मद हुसैन, उसकी अभी तक वीडियो जारी नहीं की गई। हर वाकये की सीसीटीवी फुटेज इनके पास आ जाती है, जारी कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जारी नहीं की। अब वो क्या है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में हमें तो आइडिया नहीं है। सरकार को चाहिए कि अभी तक फुटेज जारी करती, पता चलता कि जनाब इस इंसिडेंट में क्या हुआ, लेकिन ना उसकी फुटेज जारी की जा रही है, ना उसकी मजीद जो शवाहिद और तफसीलात हैं वो सामने रखी जा रही हैं। बहरहाल ये था भारत और पाकिस्तान का फर्क। और मेडल्स नवाजे जा रहे हैं पाकिस्तान में किन लोगों को? जो लोग इस रजीम को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ वफादारी और आप वो कह लें कि चापलूसी की बुनियाद के ऊपर ये मेडल्स बांटे जा रहे हैं। नाज़रीन, खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफर दी गई है कि 28वीं आईनी तरमीम आप करवा दें तो आपके बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे, फ्यूचर में इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन ये खबरें चल रही हैं मार्केट में, इनमें कितनी सदाकत है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में हाथ मिलाकर रखते हैं तो फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपनी जारहाना सियासत करती है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह बिलावल ने तारीफ़ें की हैं, जिस तरह जरदारी ने तारीफ़ें की हैं, जिस तरह वो फील्ड मार्शल के पीछे बाप बेटा खड़े हैं, तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है और साबित होता है कि पीपल्स पार्टी गद्दारी नहीं कर पाएगी। वो हमेशा वफादार रहेगी और एस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाकर रखेगी। लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आता है तो पीपल्स पार्टी को हीरो बना दिया जाएगा और पीटीआई को विलन बना दिया जाएगा पीएमएलएन के साथ खड़े करके। याद रखें, अगर पीटीआई ने ये एक आईनी तरमीम करवा दी ना, 28वीं आईनी तरमीम में पीटीआई ने हिस्सा ले लिया मौजूदा निजाम के साथ मिलकर, तो इससे दो चीजें हों। नंबर एक, मौजूदा निजाम को लिजिटिमेसी मिल जाएगी, इनके वजूद को बरकरार रखने के लिए इनको जवाब मिल जाएगा। नंबर एक, स्टैंप लग जाएगी कि ये लोग ठीक हैं, जायज लोग हैं, पीटीआई ने भी इनके साथ कोऑपरेट किया है। नंबर दो जो काम होगा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ आज तक कहा वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जवाब मिल जाएगा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को यह कहकर कि जनाब इसी असेंबली में 26वीं तरमीम भी हुई, 27वीं भी हुई और 28वीं भी हुई, 28वीं में शामिल थे और 26वीं और 27वीं के ये खिलाफ हो गए, ये कैसे हो सकता है? ये इस किस्म का मामला पीटीआई को आने वाले वक्त में थोड़ा सब्र अब कर लेना चाहिए, वक्त गुजार लेना चाहिए। बहुत वक्त गुजर गया है। हाँ, अगर नए सूबे बनाने हैं, जो बनने भी चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बहुत सारे बनने चाहिए। एमक्यूएम को ज्यादा खुजली हो रही है, वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि जनाब इंतजामी यूनिट्स नए बनाए। एमक्यूएम को यह वादा किया गया है कि कराची जब एक अलग सूबा बन जाएगा तो आपको वहां का वजीर आला बनाया जाएगा आपका, और एमक्यूएम को वहां की मकबूल जमात के तौर पर एक अलग सूबा मिल जाएगा हुकूमत करने के लिए कराची की सूरत में। तो एमक्यूएम जो है वो बहुत ज्यादा रोला डालती है इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप अवाम में जाकर देखें तो एमक्यूएम के पास तो वोट बैंक ही नहीं है। ये तो हर दफा फॉर्म 47 आसिम मुनीर साहब नहीं दे पाएंगे, कब तक देंगे? अभी तक तो देते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हर दफा दे पाएंगे? अगर ये अलग सूबे भी बन गए तो कभी ना कभी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो वहां जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेंगे। एमक्यूएम तो बहुत महदूद और छोटी जमात बन गई है। अगर इस मरतबा एमक्यूएम को फॉर्म 47 ना दिए जाते तो उनके पल्ले तो सीटें ही कुछ नहीं थी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने जो कल बयानात दिए उनके अदादोशुमार गलत हैं। उन अदादोशुमार को दुरुस्त भी साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। मियाँ साहब ने बहुत अजीबोगरीब किस्म की अदादोशुमार दे दिए कि मेरे दौर में मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, मेरे दौर के अंदर महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, मेरे दौर के अंदर जो है वो 1 रुपया भी डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी। मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे थे जहां पे मियाँ साहब गलत बयानी से काम ले रहे थे।
अभी कुछ और चीज़ें आपको मैं बताता हूं कि 2013 में जब मियां साहब को हुकूमत मिली तो करंट अकाउंट खसारा था 2.5 अरब डॉलर। जब 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी तो करंट अकाउंट खसारा था 19.89 अरब डॉलर्स। ये मियां नवाज शरीफ साहब का कारनामा था। 2013 में माली साल के इख्तिताम पर बरामदात 25 अरब डॉलर थी, जबकि 2018 में वो कम होकर 23 अरब डॉलर हो गई। अब ये होना तो ये चाहिए था कि वो 30 या 31 तक लेकर जाते, 25 से बढ़ाकर, लेकिन उल्टा उन्होंने पाकिस्तान की बरामदात कम कर दी। फिर किसानों को जो मार पड़ी 2013 से लेकर 2018 तक, किसान उस दौर को एक स्याह दौर के तौर पे याद रखते हैं और आज फिर किसानों का एक स्याह दौर चल रहा है। और सबसे बड़ा जुर्म जो शरीफ खानदान का था वो IPPs को लाकर अजीबोगरीब किस्म के डॉलर्स के अंदर मुआहदे करना था कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल देंगे, हम आपको पैसा देंगे और आप अरबों रुपए, बल्कि अरबों डॉलर आप कहें कि आप अरबों डॉलर्स पाकिस्तानियों की जेबों से निकालते रहेंगे और हम आपकी इसमें मदद करेंगे, आइए हमारे साथ मुआहदे कीजिए। वो 2013 से 15 तक जो मुआहदे किए नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही की सबसे बड़ी वजह वो मुआहदे थे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती हो रही है, लगातार ज्यादती हो रही है। मुजम्मल असलम साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई है कि बाकी सूबों को ज़्यादा शेयर दिया जा रहा है तरक्याती मनसूबों में और खैबर पख्तूनख्वा का शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद किया जा रहा है। वफाक ने जो अपना तरक्याती बजट रखा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा इंतहाई कम रखा है। खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ 786 में से 7 स्कीमें हैं और अगर आप जमशुदा अजला के फंड निकाल दें तो सिर्फ 2.2 अरब रुपए बनते हैं। यानी 1000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा के जो सेटल्ड एरियाज हैं वहां पे 2.2 अरब रुपए वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। इसमें पंजाब के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, फिर बाकी सूबों के ऊपर खर्च करते हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग या जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं। उनके बच्चों के पैरों में जूती नहीं होती, उनको सहूलियात नहीं मिलती, उनके ऊपर तरक्याती बजट खर्च नहीं किया जाता, उनकी नौकरियों का बंदोबस्त नहीं किया जाता, फिर भी वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। यही बच्चे फोर्सेज में भर्ती होकर अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं। यही बच्चे तालीम हासिल करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना कंधा देते हैं। क्योंकि पंजाब में वसाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यहाँ के तलबा पे, यहाँ के लोगों पे पैसा बहुत खर्च होता है, तो ये इनके पास ज़्यादा मौका आगे बढ़ने का। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों का ये कसूर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर भी पैसा उसी तरह खर्च करना चाहिए जैसे बाकी बड़े सूबों के ऊपर खर्च किया जाता है। नाज़रीन, किसी दौर में जजेस के फैसले बोलते थे, आजकल जजेस बोलते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए आईनी तरमीम के बाद, अब वो एक तकरीर कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले से। उन्होंने कहा 2 साल में पाकिस्तान ने दिफाई और सफारती लिहाज से जो चीज़ें हासिल की हैं अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, अदरवाइज किसी ज़माने में पाकिस्तान का इस तरह का कोई नाम नहीं था। जजेस के फैसले बोलते हैं, उनकी खुशामद नहीं बोलती। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा निज़ाम और इस निज़ाम का हर बेनिफिशरी इस निज़ाम को बचाने में लगा हुआ है और इस निज़ाम की खुशामद में लगा हुआ है कि किसी तरह हम इस निज़ाम को बचा लें, क्योंकि हमारी अपनी बका भी इस निज़ाम के साथ है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस निज़ाम का एक ऐसा मोहरा है जिसने निज़ाम को ना सिर्फ बहुत सपोर्ट किया, बल्कि वो ये जानते हैं कि जब तक ये निज़ाम रहेगा तब तक उनकी बका है, अगर ये निज़ाम चला गया तो वो भी चले जाएंगे। लिहाजा इस निज़ाम को बचाने के लिए ये लोग आखिरी हद तक जाएंगे। जजेस के फैसले बोलने चाहिए, लेकिन इनके फैसले क्या बता रहे हैं वो आप देखिए, पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि कितनी जानिबदारी है इनके फैसलों में। ख़ास तौर पे जो अवामी मामलात हैं या जो सियासी मामलात हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है, उस हवाले से इनके फैसलों में शदीद तरीन जानिबदारी है। नादरीन, पंजाब का एक ही ऐसा मनसूबा है जिसको मरीम नवाज का मनसूबा कहा जाता है, सुथरा पंजाब। अब वो एक करप्शन, गंदगी और नाअहली से लुथड़ा हुआ एक पंजाब मनसूबा है। यानी जो सुथरा पंजाब मनसूबा है उसे अगर कोई कहता है कि लुथड़ा पंजाब मनसूबा, तो वो गलत नहीं कहता। हालात ये हो गए हैं कि समा टीवी जो हुकूमत का अपना टीवी है और हुकूमती वजीर का टीवी है, वो ये बताने पर मजबूर हो गया कि लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से जनूबी पंजाब और लाहौर से लेकर ये अपर पंजाब तक हर तरफ गंद ही गंद है, हर तरफ गंदगी के ढेर फैले हुए हैं, हर तरफ बेड़ा गर्क कर दिया है, करप्शन है, नाअहली है। सुथरा पंजाब के फंड्स कहाँ जा रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही।
हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई खुदकुशी करता है। सुतरा पंजाब के जो बेचारे मुतासरा मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं कि किसी तरह हमें पैसे मिल जाएं, हमें हमारी तनख्वाह मिल जाए, जो काम हम कर रहे हैं उसके बदले में जो पैसे हैं वो हमें मिल जाएं। फवाद चौधरी जैसा आदमी जिसने उस्मान बुज़दार की हमेशा मुखालफत की थी, यानी मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर मुझे कोई कहे कि कंपैरिजन करना है उस्मान बुज़दार का मरियम नवाज से, तो मैं क्या करूँगा। देखें, प्रोटोकॉल मरियम नवाज का ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे कपड़े मरियम नवाज पहनती हैं, ज़्यादा मरियम नवाज अपना दिखावा ज़्यादा करती हैं, मरियम नवाज ने अपना रोब ज़्यादा बरकरार रखा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी को दबा के रखा हुआ है, मरियम नवाज ने सिस्टम को चलाने के लिए अपनी तशहीर बहुत ज़्यादा की है, और तशहीर के मैदान में तो उस्मान बुज़दार कहीं मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन जब गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो फवाद चौधरी जैसा नाकिद, जिसने हमेशा उस्मान बुज़दार की मुखालफत की, हर प्लेटफॉर्म पे की, और मैं वो आदमी हूँ जिसने 12-14 स्टोरीज़ की थी उस्मान बुज़दार के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब किया था। लेकिन मेरा भी ये मानना है, और फवाद चौधरी का स्टेटमेंट देखें, हैरान कुन तौर पर बुज़दार हर लिहाज से मरियम नवाज से बेहतर वज़ीर आला था, ये फवाद चौधरी ने कहा। तो मुझे भी अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि वाकई में बुज़दार मरियम नवाज से बेहतर था, क्योंकि इन्हें गवर्नेंस की अलिफ बे तक का नहीं पता। इन्हें पता ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलाना है। इन्हें आइडिया, हर चीज़ में सिर्फ इनको डंडा इस्तेमाल करना है, क्योंकि डंडे के बलबूते के ऊपर ये इक़्तिदार में आए, उसके अलावा इनके पास है कुछ नहीं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।